नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जोशीमठ चमोली में आयोजित ओली मैराथन 2023 में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित सभी गणमान्यों और जनता का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मैं भगवान बद्री, विशाल और नरसिंह जी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। जोशीमठ आपदा के बाद से पूरे भारत के लोग चिंतित थे, लेकिन आज भगवान नरसिंह की कृपा से सब ठीक है। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में अब तक लगभग 11 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार भगवान बद्रीनाथ विशाल समेत सभी देवताओं की कृपा से पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूटेगा। चारधाम यात्रा में आने वाले लोग अच्छी यादें लेकर जाएंगे। इसको लेकर लगातार काम चल रहा है। आज सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब एक बड़ा संकट जोशीमठ शहर पर आया था, उस समय मैंने भगवान नरसिंह जी के सामने प्रार्थना की थी, उनसे विनय की थी कि भगवान जोशीमठ की रक्षा करिए, और भगवान साक्षात रूप से आए। उसके बाद अभी जगदम्बा प्रसाद जी बता रहे थे, भुवन चंद जी अभी बता रहे थे कि उसके बाद से सारा जितना भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो रही थी, उस पर भगवान ने ब्रेक लगाया, भगवान ने रोका, वहीं पर स्थिर किया, और आज शानदार तरीके से यहाँ पर मैराथन आयोजित हो रही है। परिणाम हुआ कि 22 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, उसमें बड़ी संख्या में आज जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, भगवान केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों की संख्या 11 लाख के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं। 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और मैं समझता हूं पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था वह 50 लाख के आसपास का था, और इस बार भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह देवता की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा, और ये 50 लाख का आंकड़ा भी हमारा पूरा होगा। हम लोगों ने सारी तैयारियां सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर लगातार हम तैयारियां कर रहे हैं, और इस बार जैसे ही यात्रा पूरी हुई थी, 2022 की यात्रा पूरी हुई, हमने 23 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं स्वयं अभी तक 4 मीटिंगें यात्रा के निमित्त ले चुका हूं। हमारा प्रयास है कि इस बार आने वाले लोगों के लिए यात्रा पिछले साल से भी अच्छी हो। जो भी यहाँ भगवान के दर्शन करने आए, जो भी यात्रा में भाग लेने आए, वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाए कि हम उत्तराखंड गए थे, देवभूमि गए थे, हमको अच्छी यात्रा करने का अवसर मिला। भगवान उन सब पर कृपा करें, भगवान उनकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि 70% सिलेबस भारत सरकार बनाती है। इसके अलावा 30% सिलेबस राज्य सरकारें बनाती है। अगर हम उत्तराखंड के बच्चों को अपना इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ की विरासत पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के जो लोकल त्योहार है उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो लोकल बोलियां हैं उनको बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। रावत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे विपक्ष को कोई परेशानी होनी चाहिए। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो टॉपर बच्चों के लिए एक नई स्कीम लेकर आया है। हमारे जो भी बच्चे टॉपर आएंगे उनको 600 रुपए मासिक से लेकर 2000 रुपए मासिक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकार ने विद्या समीक्षा केंद्र भी बनाए हैं। देश में गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है जिसने विद्या समीक्षा केंद्र बनाए हैं। रणनीति आपके लिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, और 70% सिलेबस भारत सरकार बनाती है, 30% सिलेबस राज्य सरकारें बनाती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अगर हम अपने उत्तराखंड के बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी विरासत पढ़ाना चाह रहे हैं, अपने यहाँ के लोकल जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी लोकल बोलियां हैं, उनमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि टॉपर्स बच्चों के लिए एक नई स्कीम लेके आया है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, जिसमें कि हमारे जो भी बच्चे टॉपर आएंगे उन बच्चों को 600 रुपये मासिक से लेकर 2000 रुपये मासिक दिया जाए। ये भी देश का पहला राज्य है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है। गुजरात के बाद दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड जो कि विद्या समीक्षा केंद्र बन गया, और अभी भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम लोग अपने सिलेबस में गीता को ला रहे हैं, महाभारत को पढ़ाया जाएगा, हमारे पूर्वजों को पढ़ाया जाएगा, हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उनको पढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया है। साथ ही उन्होंने गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल दून से हरिद्वार जाते समय हरीश रावत डोईवाला के जीवनवाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुके थे, जहां उन्होंने कहा कि आई एम गन्ना मैन। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों की उपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति बनाई जाएगी। गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है, इसके रस से लीवर की बीमारियां दूर होती है। उन्होंने कहा कि दून हरिद्वार किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत है। गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को किसान विरोधी कहती रही है। बात यह है कि गन्ने को बहुउपयोगी बनाना है, ताकि गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बन सके। हरिद्वार, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड के लिए गन्ना एक ताकत है, शक्ति है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचे यशपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार के राज में देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करके बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। साथ ही विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है। केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में वो जनता से संवाद करेंगे और सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके 24 घंटे के में ही राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो ये सवाल आखिरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का एक कुत्सित प्रयास है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, हमें इसका जवाब चाहिए। और आज पूरे प्रदेश की कांग्रेस के साथी सहयोगी कार्यकर्ता इस मुहिम में, इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं, और इस लड़ाई को निरंतर प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे। मैंने कहा ना कि हमने जन आंदोलन कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम चौपाल चौपाल लगा रहे हैं, हम सत्याग्रह के माध्यम से हम घेराव भी करेंगे। और एक जो लोकतंत्र में प्रजातंत्र। अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी की चेतावनी के बाद नगर की बदहाल सड़कों में पैचिंग का काम शुरू हो गया है। दरअसल विधायक ने आंतरिक सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। विधायक ने शुक्रवार तक का समय दिया था। वहीं इसके बाद अल्मोड़ा जिला मुख्यालय की सड़कों को डामरीकरण के पैच से ढक दिया गया है। इस दौरान अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तिवारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार विकास कार्यों के लिए उदासीन है। सरकार के पास सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए पैसा नहीं है, जबकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता और उनके दबाव के कारण आज अल्मोड़ा की आंतरिक सड़कों का पैच वर्क हो गया है। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिले का मुख्यालय है और यहाँ की पूरी आंतरिक जितनी मोटर मार्गें क्षतिग्रस्त हैं और विगत कई समय से क्षतिग्रस्त थी, जिस वजह से हमारे यहाँ के चाहे वो
चालक हैं, चाहे उनकी गाड़ी है, चाहे हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, आम जन को यहाँ बहुत परेशानियों का सामना उठाना। विभाग को पूर्वाभास में कहने के बावजूद भी, लिखित देने के बावजूद भी इसमें ना डामरीकरण किया गया, ना हॉटमिक्स किया गया, ना पैचिंग वर्क किया गया। और उसके बाद मुझे आज अल्टीमेट देना पड़ा कि अगर गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, पैचिंग वर्क नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर धरने में बैठूंगा। और आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उदासीन सरकार है, उन्होंने कहीं भी आंतरिक मार्गों के लिए कोई हॉटमिक्स का पैसा नहीं रखा गया, जबकि इस गड्ढे का भी के पैसा नहीं जाएगा। जहां एक और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो गड्ढा है उसको गड्ढा मुक्त यहाँ पर कर देंगे, पूरी रोडों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, और उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक भी यहाँ पर पैसे की बजट को मंजूर नहीं आया इन गड्ढों को भरने के लिए। ये दबाव के कारण, जनता के दबाव के कारण, मेरे दबाव के कारण आज इसमें पैचिंग वर्क का। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भाजपा को बड़ वृक्ष बनाने वाले आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और आपको सम्मानित करना माने स्वयं को सम्मानित करना है, स्वयं को गौरवान्वित करना है। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुख्य सेवक के रूप में मुझे आप जैसे सभी वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने देहरादून और उत्तराखंड में इस विचार को बढ़ाने के लिए जनसंघ की, संघ की, भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। यदि जैसा नरेश जी से और हमारे अन्य वरिष्ठ लोगों से हम लगातार सुनते रहते हैं, मैंने ये महसूस किया है कि जो देहरादून है वो जनसंघ में काम करने वाले नेताओं की, अगर हम इसको एक कहें तो धुरी, यानी कि अगर केंद्र बिंदु अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों भाई साहब नरेश जी? तो ये आप जैसे वरिष्ठ लोगों का ही प्रताप का फल है कि आज मेरा जैसा सामान्य कार्यकर्ता, जिनको हमने काफी वरिष्ठता से काम करते हुए देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा, और मुख्य सेवक के रूप में मैं भी ये कार्य कर पा रहा हूँ, जिसके बारे में आदरणीय महेंद्र जी ने अभी बहुत विस्तार से और आप सबके सामने वो बात रखी। मैं इस अवसर पर देश की महान विभूतियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जरूर याद करना चाहूँगा, उनका नमन करना चाहूँगा, उनको स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने राष्ट्रवाद और अंत्योदय को हमेशा अपनी प्राथमिकता मानते हुए और जनसंघ रूपी एक ऐसा पौधा रोपा जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज विशाल बड़ वृक्ष बन गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। और आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वंचितों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ये लगने लगा कि कांग्रेस की नीतियां से लोकतंत्र की जो सुनहरी किरणें हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक ये नहीं पहुंच सकती। तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और उसका चुनाव चिन्ह दीपक रखा, जो आज संपूर्ण जगत में कहीं न कहीं उसी प्रेरणा से आगे आज कमल जिस प्रकार से खिल रहा है, कमल फूल रहा है और पूरे विश्व को कहीं न कहीं आलोकित करने का काम कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का जो विषय है, वो विषय देश की आज़ादी के बाद से लगातार उठता रहा और अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई। किसी ने इतना बड़ा साहस नहीं किया कि देश के अंदर एक विधान, देश के अंदर दो विधान, दो समिति, दो निशान और दो प्रधान, इस प्रकार का जो वाक्य था, इसको समाप्त करने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और एकात्म मानववाद का सिद्धांत आज भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में आप उसको सुशासन के रूप में देख सकते हैं, लोगों की सेवा के रूप में देख सकते हैं।
इन विभूतियों द्वारा भारत की राजनीति में जनसंघ के रूप में चलाया गया दीपक आज संपूर्ण विश्व में अपना प्रकाश फैलाने का काम कर रहा है। और इससे पहले सभी लोगों ने आज बोल ही दिया कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उसी क्षण तय हो गया था जब अटल जी 6 अप्रैल को ये बोल रहे थे कि भविष्य में एक नए भारत का निर्माण होना है। और अटल जी के शब्द पूर्ण रूप से सत्य साबित हुए और देश की एक बड़े भूभाग में आज या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है या भारतीय जनता पार्टी की समर्थित दलों की सरकार कहीं न कहीं जन संतुष्टि के रूप में कमल जो खिलखिला रहा है और पूरे देश को सुशासन देने का काम कर रहा है। आज बहुत सारे दल जो देश में चलते हैं उनका केवल एक ही परिवार का अधिकार है। कुछ लोग व्यक्तिवाद के रूप में, कुछ लोग क्षेत्रवाद के रूप में, कुछ लोग केवल और केवल वोट के रूप में अपनी पार्टी को आगे करने का काम करते हैं, जनता को वर्ग लाने का काम करते हैं। लंबे समय से उन्होंने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। वहीं दूसरी ओर आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकासवाद की जो राजनीति प्रारंभ हुई है, पहली बार वोट बैंक की राजनीति को टक्कर देने का साहस अगर किसी ने किया है तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज वोट बैंक की राजनीति को दरकिनार करते हुए हमारी सरकारों द्वारा विकास के कारण आज प्रत्येक क्षेत्र में लगातार सरकारें चुनी जा रही हैं और उत्तराखंड के अंदर भी आप सबकी प्रेरणा से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा। राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए और यहां भी एक प्रचलन था, एक मिथक था कि एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, आप सब लोगों ने जो एक लंबा कालखंड इस विचार को दिया, इस विचार को सीखने का काम किया, यहां भी मिथक टूट गया और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भाइयों बहनों, आज हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालेंगे खबरों पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने झंडा चौक स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अपने कैंप कार्यालय में विधायक निधि से कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल और शिक्षण सामग्री वितरित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 137 आंगनबाड़ी केंद्रों को विधायक निधि के माध्यम से बच्चों के लिए वेट मशीन, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतलें, डार्ट बोर्ड, पजल गेम बॉक्स, किचन सेट और डॉक्टर सेट समेत कई सामग्रियों का वितरण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पहली शिक्षा दी जाती है। उनके खेलने समझने के लिए सामग्री की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की सेविकाएं काफी मेहनती होती है। सेविकाओं के ही माध्यम से बच्चों को शिक्षा के अलावा गर्भवती धात्री महिलाओं को गृह भ्रमण कर पूरक पोषाहार लेने और खान पान के बारे में जानकारी दी जाती है। में मैंने जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं, यहाँ करीबन 89 हमारी हैं जहाँ बच्चे आते हैं। उन सभी आंगनबाड़ियों में कहीं 25 बच्चे, कहीं 18, कहीं 15। मेरे मन में ये आया कि बच्चों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो टिफिन से लेकर बॉटल से लेकर किताबें हैं, क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं।
स्कूल आने की इच्छा और हो जाती है कि अरे नई नई चीज़ें मिली है तो चलो स्कूल और पहुँचेंगे। तो इसलिए एक मन में ये विचार आया कि आंगनवाड़ी के जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कुछ करें, और सारी आंगनवाड़ियों के लिए कर ले। तो करीबन 89 हमारे पास आई और उनके लिए हमने फिर प्रयास किया कि प्रेशर कुकर है, दरी है, एक बड़ा सा बक्सा दिया है ताकि उसमें सामान सुरक्षित रह सके। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि बच्चों के लिए अपनी विधायक निधि के माध्यम से हमने दिनेशपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह जी के निधन के बाद उनकी अंतिम अरदास पर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के सिख समाज के लोग गुरु की ओर से पहुंचे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में रहकर नाम जपा नहीं जाता, लेकिन अमरीक सिंह जी ऐसे एक शख्स थे जो परिवार में रहकर नाम जपते रहे और समाज के प्रति अच्छे कार्य करते रहे। ये बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण हैं बाबा अमरीक सिंह जी। परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वाहेगुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये प्रार्थना हम करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे देश में, विश्व में बार बार पैदा होती रहें। 5 लाख रुपए मैंने वहाँ पर जो भी निर्माण वहाँ के हमारे बंधु चाहेंगे उसके लिए दिया हुआ है। नगर कीर्तन में गया था मैं वहाँ, और वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, बहुत ही पवित्र स्थान है वो भी। तो मैं वहाँ पहुँचकर जब मुझे डिमांड रखी लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि हरे रामा हरे कृष्णा का भजन लगातार बिना कोई उसकी धुन टूटे हुए हमारे बंगाली समाज के लोग, बाहर से पार्टियां आई थी, वो गाते हैं। श्रद्धा भक्ति इतनी है कि 10-10 हज़ार लोग से भी ज़्यादा की संख्या में रात दिन उनके भजन को सुनने आते हैं। वो बैठते नहीं हैं और न भजन का क्रम तोड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें ऐसी महान जो हमारी परंपराएं हैं उससे सबक लेने की आवश्यकता है। सभी को इसी तरह से। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने बैठक की थी जिसमें राज्य में कोरोना को लेकर चर्चा की गई थी। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वैक्सीनेशन जिसका नहीं हुआ है उनका कराना जरूरी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि लोग वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाहते हैं। हमने अपने प्रयासों से लोगों को ले जाने का काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। विकलांग लोगों को हमने घर पर जाकर भी वैक्सीन लगाने का काम किया है। फिर भी हम मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो खुद को वैक्सीन लगवाएं। मैंने कहा कि आज बैठक हुई है और लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल 98 केस हैं जो पॉजिटिव हैं और उन पे भी खाली जो है बहुत सामान्य है। लेकिन मैंने कहा कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन के डोज जो तीसरी डोज है वो सब पे हमने आग्रह किया है कि लोग लगाएं उसको। और हल्द्वानी जेल में 44 कैदी HIV संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी HIV पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में HIV संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो HIV संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट है। बता दें कि वर्तमान समय में 1629 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच कर रहा है, जिससे समय रहते HIV संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। जेल में एक्चुअल में हमारे ART सेंटर से जो
टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास ART सेंटर से। सर एक महिला भी बता रही है कितने कैदी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव, जितना वो आया है संज्ञान में कि 44 कैदी पॉजिटिव आए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। सर ये कैसे फैलता है? ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। क्या इनको स्पेशलिटी दिया रही है, ट्रीटमेंट क्या दिया रहा है? ट्रीटमेंट ART के अंदर गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू जो NACO की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उनकी टेस्टिंग की जाती है, कितना वायरल लोड है, कितनी CD4 काउंट है, क्या इन्फेक्शन है, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद जेल में और भी टेस्टिंग होंगी? हाँ, जेल में जो है जिसको भी उनको वो लगता है तो उसको स्क्रीनिंग की जाती है कैदियों की। एक रूटीन प्रोसेस है। अब इसको निकले उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी और लोगों की? ये रूटीन में स्क्रीनिंग होती है, यहाँ से टीम तो जाती है और पूरा स्क्रीनिंग की जाती है वहाँ पे। और मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ पर। नमस्कार।